बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी नाम ही काफ़ी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो कल का दिन और आज का दिन लगाया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के चंद सुनहरी, हिस्टोरिक और गेम चेंजिंग डेज के हवाले से कहा जाए तो उसको कहना गलत नहीं होगा। जिन 6 जजेस ने ख़त लिखा था और जिनमें बराह रास्त मुतासरा फरीक जजेस में से एक जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, उनके अजीज़ के साथ जो कुछ हुआ वो उस ख़त का हिस्सा है। आप जानते हैं कि आज सुबह सवेरे जो पहली समाअत हुई थी, उसके बाद 3 बजे का वक्फा हुआ था और उसमें उन्होंने जो हसास इदारे के सरबराह और दीगर लोगों से मुतल्लिक कहा था, मैं आपके सामने वो ऑलरेडी रख चुका हूं। अब 3 बजे की समाअत में क्या हुआ है, ये बहुत ही दिलचस्प किस्म का वाक़या है। एक तो आज अहमद फरहाद आज भी बाजियाब नहीं हुए, लेकिन अब उन्होंने कल सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को कल दिन 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब कर लिया। और अगर ये कहा जाए कि आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आग में कूद पड़े हैं तो ये कहना हरगिज़ भी गलत नहीं होगा। और इस्लामाबाद में से बहुत ही गैर मामूली किस्म की सूरत हाल है और हुकूमत की सफ़ों में तो सब अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? मैं आपके सामने एक उनका रिमार्क्स जो उन्होंने दिए उसमें से रख देता हूँ। वो कहने लगे कि एजेंसियाँ ये मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। अब ज़रा जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ लिखा है। अवैस जो जियो के रिपोर्टर हैं उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ आज अहवाल बयान किया है और उन्होंने बताया है अवैस यूसुफ जई ने। तो मैं ज़रा अवैस यूसुफ जई की ज़बानी आप तक अहवाल पहुँचा देता हूँ। वो लिखते हैं कि अहमद फरहाद बाजियाबी केस, वक्फे के बाद की समाअत का अहवाल। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मगवी शायर अहमद फरहाद ISI के पास नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मगवी की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को कल 3 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस के तफ्तीशी अफसर को ISI के सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड करके कल पेश करने का हुक्म दे दिया। यानी इसमें नंबर 1 खबर यह है कि उन्होंने कल सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को बुलाया। नंबर 2, उन्होंने अदालत ने कहा कि भाई ये बाकी बातें छोड़ें, आप जो है वो जो ISI के सेक्टर कमांडर हैं उनका जो बयान है वो कल अदालत में बताएं। अब हुआ क्या, असल में उन्होंने आज पूछा था SSP से कि क्या आपने ISI के सेक्टर कमांडर का बयान लिखा है, तो यानी हमने ज़िम्नी लिखी है। SSP ऑपरेशन जमील जफर जो हैं, तो उस पर अदालत ने कहा कि कल बाकायदा सेक्टर कमांडर का बयान लेकर अदालत में पेश हूं, फिर मैं उन्हें तलब करूंगा। अच्छा, अब अवैस यूसुफ जई साहब ने मजीद इस समाअत के बारे में लिखा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है, क्या हैसियत है उसकी, एक ग्रेड 18 का मुलाजिम होगा, उनको उनकी औकात में रहने दें, मत उनके ताबे हूं, मुल्क उनके बगैर भी चलेगा। उन्होंने सवाल उठाया, एजेंसियां ये मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक ये मुल्क चलेगा? अच्छा, अब जब ये सारा कुछ मामला हुआ तो जब ये बताया गया कि ISI का मौक़िफ़ ये है कि अहमद फरहाद उनके पास नहीं है, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ISI पर के हवाले से जब उन्होंने कहा तो वजारत दिफा ने कहा जी वो इस इल्ज़ाम की तरदीद कर रहे हैं। तो फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अब ये मामला ISI और MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के दायरे इख्तियार से बाहर निकल गया है, वो अपनी नाकामी बता रहे हैं। अच्छा, अब ये जो नाकामी वाली बात वो कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या कहा? उनका देखिए, हमारे इदारे अगर 32 किलोमीटर के शहर में भी अपना काम नहीं कर सकते तो फिर उनकी ज़रूरत नहीं है। तो उनका इदारे अगर इस काबिल ही नहीं है कि वो अपना काम कर सके तो फिर ज़ाहिर उनकी ज़रूरत नहीं बनती है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को अगर किसी के जहन में कोई शक है कि ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा तो ऐसा नहीं चलेगा। उनका कि इस फैसले के बहुत ही दूर रस किस्म के नताइज होंगे और मैं अभी से बता रहा हूं कि ये आगे चल के होगा क्या या किस तरीके से इसके असरात होंगे, शायद लोग इसको लाइट ले रहे हैं, उस तरह नहीं कर रहे। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी आप कल सेक्रेटरी दिफा लिखकर अपनी रिपोर्ट पेश करें और उनका कि मैं जब जजमेंट दूंगा तो ये मामला अगवा से कहीं और निकल जाएगा।
यह मामला इतना सादा और आसान नहीं है। इस केस में एक मिसाल कायम होनी है। उनका कि एक तरफ मैसेज भेज रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं है। फिर उनका कि कोई मगवी की बेगम के साथ, अहलिया के साथ रब्ता अब ना करें। उनका दोनों सेक्रेटरीज अभी पेश होंगे, यानी सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला। उसके बाद वजीर आजम को तलब करूंगा। और मैं आपको भी बता दूं कि विफाकी काबीना के अरकान भी बाद में आएंगे और उसके उनके मुताबिक जब वो यहां पे आएंगे तो फिर जाहिर है कि ये मामला उस तरह से आगे चलेगा और मैं कहूँगा उनको अदालत में बिठा के मामला हल कराऊंगा। तो फिर जो वहाँ पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, उनका जी वाकई की एफआईआर दर्ज हो रही है, पुलिस कानून के मुताबिक तहकीकात कर रही है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि एफआईआर दर्ज की है तो क्या कोई एहसान किया है? अगवा होने वाले शहरी को कानून नाफिज करने वाले इदारे बाजियाब नहीं करा सके। अब जब ये सारा मामला हो गया तो उनका के शहनाज बीबी केस के अंदर जब ये सारा कुछ हुआ तो ये उनके जो बयानात हैं, जाहिर है आपको पता ही है कि जो इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं और जो चीज़ें हैं ये जाहिर है कि बड़ी सख्त किस्म की हैं और कोई तवक्को भी नहीं कर सकता। इस किस्म के अल्फाज ख़ासकर इतने जो ताकतवर शख्सियात हैं उनके बारे में इस्तेमाल करना या ये सब कुछ होना, तो उसके बाद अब इस्लामाबाद में क्या गैर मामूली सूरत हाल है मैं आपके सामने वो भी रखना चाहता हूँ। उसके फ़ौरन बाद जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब आए, जो वज़ीर कानून भी हैं, ज़ाहिर है वो हुकूमत के नुमाइंदे हैं। तो वो कहते हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं ना, उनसे उनको तकलीफ़ हुई है। उनके मुताबिक जो सनसनी खेजी है वो अदालतों का काम नहीं है। अपने दायरा कार में काम करें। अफवाज, वज़ीर आज़म और काबीना को अदालत में बिठाने का कहना मुनासिब नहीं है और एक ही सांस में इतनी सख्त बातें कर देना मुनासिब नहीं है। फिर कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो उनका मैंडेट नहीं है। उनका तासुर दिया जा रहा है कि इदारों के अंदर टकराव है। अब जब ये सारा मामला हो गया तो फिर होना तो ये चाहिए था वो बताते कि मसले का हल क्या या क्या कुछ है। तो उनका ये वाक़यात होते रहते हैं और सब मुल्कों में होते हैं। नहीं हुजूर ऐसे ना करें, सब मुल्कों में इस तरह से चीज़ें नहीं होती। फिर वो फरमाने लगे वक्त है सब बैठें और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। अब पाकिस्तान को कौन आगे लेकर जाएगा, कैसे पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, ये एक बहुत ही मेरा ख्याल अब मामला हसास हो गया है। अब मामला हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पर क्या हो सकता है, ज़ाहिर है कि अब उन्हें अब जिस तरह अब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ये मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है और हुकूमत क्या कह रही है जी, हम डिजिटल मीडिया के हवाले से कानून साजी कर रहे हैं। उनका जी हमने सोशल मीडिया मुतालिक बिल की तैयारी के लिए शहबाज शरीफ ने कमेटी बना दी है, राना सनावला उसकी सरबराही करेंगे। उधर पंजाब के अंदर मरियम नवाज़ जो हैं, उनकी पंजाब असम्बली ने आज वो जो डेफेमेशन लॉ बिल है, डेफेमेशन बिल 2024 जो है उसको पेश कर दिया है। वहाँ पे सहाफ़ियों ने बायकॉट किया है। आज सहाफ़ी जो तंजीमें हैं उन्होंने स्पीकर के साथ मुलाकात की। तो अब उसके बाद वहाँ पे नारे लगे और मलिक अहमद खान भज्जर साहब जो थे वो मुतहरिक दिखाई दिए, इम्तियाज़ शेख हमें मुतहरिक दिखाई दिए, हाफिज़ फ़रज़ समेत दीगर तमाम तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं और वो वहाँ पे काला कानून नामंजूर, काले करतूत नामंजूर के नारे लगा रहे थे और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए जा रहे थे कि मरीम नवाज़ के पापा चोर हैं। अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं और वो सोशल मीडिया को या उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें शायद उनसे इस वक्त कंट्रोल हो नहीं रही। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। उसमें एक बात यह है कि जो इस्लामाबाद के 3 हलकों वाला आज केस टेकअप हुआ था और मैंने आपको बताया था कि अदालत ने कहा कि हम बाहर से भी फोरेंसिक कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि अगले हफ्ते हम केस सुनेंगे और अलग अलग केस सुनेंगे। अब ये मामला जो है वो इस तरह से नहीं चलेगा। उसके ऊपर अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है उसमें बताया गया कि 28 मई को अली बुखारी का हल्का खुलेगा और 29 मई को शुएब शाहीन का हल्का खुलेगा और 30 मई को आमिर मुगल की दरख्वास्त के ऊपर समाअत होगी। और उसके अलावा नून लीग के जो जीतने वाले लोग हैं अंजुम अकील खान, तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज को जवाब जमा कराने के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया गया और रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा गया कि आप रिपोर्ट दें मई के नोटिस कब भेजे गए और कब दूसरे फरीक को मौसूल हुए। और उनके मुताबिक 2 मई के हुक्म के मुताबिक एक हफ्ते में ओरिजिनल फॉर्म 45, 46 और 47 जो हैं वो बयान हल्फी के साथ अदालत में जमा कराएँ। अब इसके अलावा उन्होंने साथ ये कहा है कि जो बाकी सारी चीज़ें हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो भी जो उनके प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम रिजल्ट्स आया है वो जमा कराएं और रिटर्निंग अफसरान अगर अगली समात के ऊपर नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। अब इस मामले को लेके आप देख लीजिए
कि ये मामला किस करवट बैठ रहा है और हम एक दूसरे को फिक्स करने के ऊपर लगे हुए हैं और हमारा दुश्मन हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं आपके वो बिल्कुल सामने है। और इस दौरान एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इजलास बुला लिया है और वो इजलास 7 जून को होगा और जुडिशल कमीशन का ये इजलास है और सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजेस की तकर्रियाँ हैं उनके लिए ये इजलास तलब किया गया है और ये 3 जजेस की तकर्रियों के लिए 9 जजेस के नाम के ऊपर गौर होगा, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं और सिंध हाई कोर्ट के 3 जजेस हैं। जिसका मतलब है कि लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस जाएंगे और सिंध हाई कोर्ट से 1 जज जाएगा। 3 की रेशो रखी गई है 1 जज की उसके लिए। अब इस हवाले से क्या कहते हैं कि उसमें चीफ जस्टिस की जो तकर्री है, जो जस्टिस की तकर्री है उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनका नाम कंसीडर नहीं किया जा रहा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब उनका नाम है और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी का नाम भी शामिल है। अब देखना यह है कि काजी साहब खुद उसूल तय कर चुके हैं कि जो सीनियर मोस्ट जज है उसको जाना चाहिए सीनियरिटी के उसूल के ऊपर। तो आप देखते हैं कि उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।